नमस्कार साथियों, स्वागत है ऐसे पढ़ के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, आज तारीख है 3 अप्रैल और अभी से महज 16 दिन बाद यानी 2 सप्ताह 2 दिन बाद देश की 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है। 100 से अधिक लोकसभा सीटों पे वोटिंग होनी है। लेकिन जब देश में वोटिंग चल रहा हो, चुनाव प्रचार देश में शुरू हो गया हो और उसी दौर में विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के जो गिरफ्तार करने का जो खेल चल रहा हो, कल भी महुआ मोइत्रा को ईडी ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला महुआ मोइत्रा के ऊपर दर्ज हुआ। इससे पहले आम आदमी पार्टी की पूरी शीर्ष लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस पार्टी के खाते को इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है और यहां तक कि उनके खाते भी सीज कर लिए जाते हैं। अब सवाल ऐसे में उठता है, कहीं ईडी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रही है, कहीं इनकम टैक्स विपक्षी दल के खाते सीज कर रहा है, कहीं विपक्षी नेताओं के ऊपर पीएमएलए कानून यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो रहा है। ये सारा कुछ चल क्या रहा है देश में? ये सारी चीजें 2024 लोकसभा चुनाव के आसपास ही क्यों हो रही है? क्या सच में लोकतंत्र के भीतर राजतंत्र के सहारे मोदी राजा बनने का जो उनकी ख्वाहिश हो गई है क्या? कि इस पूरे ख्वाहिश में नरेंद्र मोदी चुनाव के पीछे उनको कुछ डर लग रहा है क्या? मोदी डर गए हैं इस दौर में? और सबसे बड़ी बात इस दौर में कि क्या नरेंद्र मोदी जी अब बीजेपी के लिए बोझ बनते जा रहे हैं? भारत देश के ऊपर, संघ परिवार के ऊपर हालात क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, वो नरेंद्र मोदी जी जो अच्छे दिनों की आस, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचने की बात, और इन सबों से आगे जो है इस भारत देश में एक ऐसी बात कही गई, एक ऐसे हिंदुस्तान की परिकल्पना की गई जो 2022 तक यानी 2014 में 2013-14 के दौरान जो नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद से, गांधीनगर से दिल्ली का सफर अडानी के प्लेन से पूरे देश का चक्कर काटते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए वह तय कर रहे थे और देश को अच्छे दिनों की आस जता रहे थे, तब किसी ने हिडेनबर्ग की कल्पना नहीं किया होगा, तब किसी ने क्रोनी कैपिटलिज्म की कल्पना नहीं किया होगा देश में, तब किसी ने ईडी के दुरुपयोग की कोई कल्पना नहीं किया होगा, तब किसी ने अग्निवीर योजना की कल्पना नहीं किया होगा, और तब किसी ने उस पीएमएलए एक्ट के तहत कोई कल्पना नहीं किया होगा जिसमें विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी को, नेताओं को जो गिरफ्तार किया जाता है और पूरे अप्रूवर बनाने के बाद सरकारी गवाह बनाने के एवज में जो है उससे पैसा भी लिया जाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। ये किसी ने ऐसा कल्पना नहीं किया होगा। वो पैसा किस कारण लिया गया, नहीं लिया गया, दिखता तो बाहर से कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है जो अप्रूवर बना उसने भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। इस सारे मामले से हट करके देखें तो कोई भी सत्ता जो 5 साल सत्ता में रहती है, 5 साल के शासन आदेश उसके पास होता है, तो उसके पास उपलब्धियों के तौर पर जिक्र करने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान कारनामे जो होते हैं वो सारे काम होते हैं। वो काम बोलता ही या उनका कारनामा बोलता है या उनके कार्यकाल का जो कार्य करने की जो पूरी पद्धति रही है वो बताती है। यहाँ 5 साल नहीं 10 साल का कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी का, 2014 से 2024 तक का कार्यकाल है। इन 10 सालों के भीतर इस देश ने क्या खोया, क्या पाया, क्या इसकी बात समझने का प्रयास करें। इससे पहले ऐसे भी एक नजर देख सकते हैं कि 1947 के दौरान 4 रुपए 16 पैसे 15 अगस्त 1947 के हालात ऐसा था कि 4 रुपया 16 पैसा डॉलर की कीमत होती है। 67 साल बाद जब नरेंद्र मोदी जब सत्ता संभालती है भारत देश की, तो उस समय डॉलर की कीमत 62-63 रुपए के आसपास होती है, यानी 4 रुपए से 58 रुपए यानी 58 रुपए की वृद्धि हो जाती है 67 वर्षों में। लेकिन 10 साल के दौरान 62 रुपए से 83 रुपये 59 पैसे तक डॉलर पहुंच गया, 84 तक पहुंच गया था डॉलर। ये रफ्तार अगर ऐसा रहा तो नरेंद्र मोदी को 10 साल और मिल गया तो डॉलर 62 से 110 तक जा सकता है। अगर यही वृद्धि रहा तो कुछ भी हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों में सबसे बड़ी बात यह दिखाई पड़ती है कि 62 रुपये के डॉलर 2013-14 के दौरान अब 83-84 रुपया के बीच में घूम रहा है 2024 में। वर्तमान समय में 21-22 रुपए की बढ़ोतरी, गिरावट, भारतीय करेंसी की गिरावट हुई अमेरिकी डॉलर के सामने। लेकिन मामला इतना ही भर नहीं है। क्या सच में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बन गए? ये तो खैर देश की जनता बताएंगे, लेकिन कुछ बात, कुछ कार्यकाल, कुछ काफी जो एक आर्थिक सर्वे करने वाले जो संस्था है वो काफी अच्छे तरीके से बताते हैं। उस रिपोर्ट के हिसाब से क्या कहा जाता है कि 2015 के बाद भारत देश में औसत एवरेज इंडियंस की आय जो होती है 2014 के बाद
1995 के बाद से एक ट्रेंड भारतीय का कैसे बढ़ता है, एक ट्रेंड में दिखाया गया कैसे 15 में उसकी गिरावट हुई, 15 के बाद से 24 तक में। उसके बाद क्या कुछ होता है इस खेल, सब कुछ सबको पता है किस तरह से भारत देश में लोकतंत्र चल रहा है। इसमें बहुत कुछ ना कहा जाए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बहुत कुछ कह रही है, भारत देश के अंतर सिविल सोसाइटी बहुत कुछ कह रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के लिए बोझ बन गए या नहीं बने हैं, आज भी एक एसेट बने हुए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए एक बहुत काफी महत्वपूर्ण एसेट बने हुए हैं। तो ऐसे में इसकी पूरी जांच पड़ताल के लिए एक और बात कि इस भारत देश के भीतर करीब 42 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ लोगों को 5 किलो सरकारी अनाज पे जिंदा रखा जा रहा है। इस देश की आबादी 140-42 करोड़ के आसपास, उसमें 82 करोड़ लोग, यानी ये कहे करीब करीब 60% इस देश की आम जनता 5 किलो राशन पर जीवन गुजर बसर कर रही है। एक हालात ये भी है, ये भी नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल की उपलब्धि है। काम कहता है या कारनामा कहता है, 10 साल किस बात के। और इसके बाद अब तीसरी बात अगर करें, नरेंद्र मोहन जी को 10 साल, नरेंद्र मोदी जी को, मनमोहन जी को 10 साल मिले थे। 6 पे कमीशन मनमोहन जी के कार्यकाल में, 7वां वेतन मोदी जी के कार्यकाल में। जो सरकारी कर्मचारी है, 6ठे वेतन आयोग की तुलना में 7वें वेतन आयोग में उनके कितनी कम वेतन वृद्धि हासिल हुआ, क्या मिलता है, ये तो खैर जो सरकारी जॉब करने वाले हैं वो बताएंगे। इस पे हमें कुछ कहना बहुत कुछ नहीं पता, क्योंकि सरकारी जो दर्शक है वो जरूर बताएंगे। अब हालात ऐसा तो कि जो सच्चाई है कि 6 पे कमीशन के अंदर जो कर्मचारी की जो डिमांड थी वो करीब करीब उनको पूरा किया गया था। वो कहते हैं एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले सरकारी कर्मचारी जो थे, बहुत बड़ी उनकी संख्या, जनता जमात जो थी ना, वो मोटरसाइकिल से निकल करके 4 चक्के तक पहुंच गए। और उसी 6 पे कमीशन के तहत मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में आकर्षण बनाए रखने के लिए निजी क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी संख्या में जो है वेतन वृद्धि का काम शुरू कर दिया। 7वें वेतन 7th पे कमीशन में क्या आया, सरकारी कर्मचारी इसका नाम सुनते ही क्या कहते हैं, सबको पता है। आखिर 7वें वेतन आयोग की जिक्र क्यों किया जाता है, एक है सरकारी कर्मचारी को बखूबी पता है। लेकिन 6 पे या 7th के कमीशन की बात इससे आगे बढ़कर के अगर करें कि जिस मनरेगा को, जी हाँ, सदन के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूपीए सरकार का फेल्योर कह करके ये कहा था कि वो दुनिया को दिखाने के लिए और देश को दिखाने के लिए ढोल पीट पीट करके इसको जिंदा रखना चाहती है मनरेगा। लेकिन उसी मनरेगा ने कितनी बड़ी मदद पहुंचाई कोरोना काल के दौरान इस भारत देश के, या आज तक पहुंचा रहा है। कोरोना के पहले भी, नरेंद्र मोदी सरकार से पहले और अब तक के नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में, कोरोना से पहले 6 साल, कोरोना महामारी के बाद 4 साल, इसी नरेंद्र मोदी सरकार में मनरेगा की कितनी बड़ी भूमिका रही है वो देश देख रहा है। आखिर गांव गांव लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। डीबीटी मनमोहन सिंह सरकार के दौरान आया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैसे खाते में 500,000 रुपए, कभी किसान सम्मान निधि, कभी कोई और निधि, कभी कोई और माध्यम से पैसे दिए जाते हैं। ये भी देश देख रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि रोजगार वृद्धि आ रही, नौकरियां घटती हैं। करीब 55-50 सालों के दौरान की सबसे बड़ी बेरोजगारी नरेंद्र मोदी की सत्ता के काल के दौरान हुआ है। ये देश ने झेला, आज भी झेल रहे हैं। अब बीते 6-7 दिन हुआ है, एक रिपोर्ट आया, उसमें कहा जाता है कि बेरोजगारों की जमात में 83% भारतीय युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। जी हाँ, 83%। जिस भारत देश में हर 6 में 5 नौजवान बेरोजगारी के चपेट में हो, यानी 100 में 83 लोग बेरोजगार हो, युवा बेरोजगार हो, उस देश में अमृत काल का झुनझुना अगर बजाया जाए, अमृत काल का सपना दिखाया जाए, तो इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा नौजवानों के साथ भद्दा मजाक कुछ और नहीं हो सकता। इससे भी आगे बढ़कर के अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जब राजनाथ सिंह को घेरा जाने लगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नौजवानों के द्वारा कि उनकी उम्र निकली जा रही है, सेना की में भर्ती की और वैकेंसी नहीं आ रही, तब सरकार को कहना पड़ा वैकेंसी निकालेंगे, नौजवान खुश हो जाते हैं।
और उसके बाद वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन वैकेंसी क्या निकली? 4 साल वाली अग्निवीर योजना। 4 साल के बाद न तो पेंशन, 4 साल के बाद बहाल जो वो वापस 75% घर आ जाएंगे, ये स्कीम केंद्र सरकार निकालते हैं। अब राहुल गांधी इस पे कहते हैं, राहुल गांधी का कहना होता है कि अग्निवीर को खत्म करके सबको परमानेंट कर देंगे। अब राहुल गांधी सत्ता में आए तब जाकर के हो सकता है कर पाए, सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर जलती ही रहेगी। देश भी ऐसा ही चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और आर्म्स की ट्रेनिंग लेकर के, आर्म्स चलाने की ट्रेनिंग लेकर के इस भारत देश का नौजवान 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में जो अपने घर लौटेगा, गांव लौटेगा, किस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां जो है इस भारत देश के गांव गांव, चप्पे चप्पे में उत्पन्न होगी, क्या इसकी कल्पना नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था? नौजवान अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। भारत देश के विभिन्न हिस्सों में, ग्रामीण कस्बों में जाइएगा, सेमी अर्बन एरिया में जाइएगा, तो वो सरकार कहती है कि वहाँ वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, क्या किया जाए? जो वैकेंसी निकल रही है वो 4 साल वाली आर्मी की वैकेंसी, बैंकिंग की वैकेंसी नाम मात्र की, एसएससी में वैकेंसी नहीं आ रही है, टीचर भर्ती की प्रक्रिया एक तो पूरी हो नहीं रही, जब हो रही है तो आरक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा। और जब लोग सवाल करते हैं कुछ नहीं हो रहा, एक खास समुदाय के लोगों को बोझ तो किया जा रहा है, ठीक है, सांप्रदायिकता की अफीम आपके ऊपर चढ़ी हुई हो, यही सच्चाई है देश की, तो यही नौजवान चुप हो जाते हैं। लेकिन रोजगार के फ्रंट के ऊपर जो इस देश के हालत है, गवर्नमेंट सेक्टर हो, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, संगठित और असंगठित क्षेत्र हो, हर जगह आर्थिक नीतियों के हालात ऐसे कि महंगाई के सवाल पर जो वित्त मंत्री ये कहते हो, प्याज की कीमतों के सवाल पर कि लहसुन प्याज में नहीं खाती तो हमें नहीं पता, निर्मला सीतारमण। तो एक बात ये भी निकलता है कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री में नौकरियों के लिए उन्होंने तो फॉर्म नहीं भरते, इसलिए उन्हें बेरोजगारी पता नहीं होता है। क्या बेरोजगारी पता करने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा उन्हें? तो चुनाव आया है तो उनको फॉर्म भरने की जरूरत है। 543 लोकसभा की सीटों की वैकेंसी उनके टाइम, हर 500 साल में 543 सीटों की उनकी वैकेंसी आ जाती है, उनकी वैकेंसी नहीं रुकेगी कभी। और देश के नौजवानों की वैकेंसी भले ही रुक जाए लेकिन उनकी वैकेंसी नहीं रुकेगी। उनकी वैकेंसी निकालने के लिए इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, अधिकार देगा, देश के लोग वोट देंगे, जो भी सत्ता में आएगा उसकी बहाली हो जाएगी, लेकिन देश के नौजवानों की वैकेंसी क्लोज। कभी देश ने देखा जैसे बैंकों एसएससी का लेट लतीफा हो जाता है, आर्मी के वैकेंसी सालों में आता, रेलवे की वैकेंसी 4-5 साल तक नहीं आता। कभी देश ने सुना कि वोट करा लिया गया हो और काउंटिंग 1 साल बाद होगी? ऐसा नहीं होता। उनकी वैकेंसी लेट नहीं हो रही, हम आम जनता की वैकेंसी लेट होती है। इससे भी आगे अगर बढ़ के कुछ बात करें, रेलवे एनटीपीसी का आंदोलन देश ने देखा, पूरी बेरोजगारी की स्थिति ऐसी होती है देश में कि किसका जिक्र किया जाए? पेपर लीक का जिक्र किया जाए, पेपर लीक माफिया का जिक्र किया जाए, बेरोजगारी का आलम जो है देश में वो जिक्र करे, सरकारी भर्ती का जिक्र करे, असंगठित क्षेत्र का टूटने का जिक्र करे, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद उसका टूट